आपने माहीन के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? बताने के लिए बंदे का घर पर मौजूद होना ज़रूरी होता है। साथ उठो बैठो तो पता भी चले ना कि घर में क्या चल रहा है। हाय, कल रात हमने तुम्हें डिनर पे बहुत मिस किया। तुमने या अजान ने? ऑब्वियसली अजान ने। मैं तुम्हें क्यों मिस करूँगी? जाहिर है वो मेरा शौहर है, मुझे मिस तो करेगा। तुम्हें अजीब नहीं लगता दूसरों के शौहरों के साथ इस तरह लॉन्ग ड्राइव पे जाना, डिनर्स पे जाना? आई गेस थोड़ा तो अजीब लगता ही होगा। फिर एक बात याद रखना, शौहर और बीवी के दरमियान इख्तिलाफात तो होते रहते हैं, लेकिन इसका हरगिज़ की मतलब नहीं है कि कोई दूसरा शौहर पे डोरे डालना शुरू कर दे। तुम चाहो तो मुझे इस घर से निकाल सकते हो, चाहो तो इस ऑफिस से निकाल सकते हो, लेकिन प्लीज इकरार, दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह जरूर रखना। साहब जी, मेरी तो बीवी भी छोड़ के चली गई बिला वजह मुझे। अब नौकरी से भी जाऊंगा साहब जी मैं तो। सर कुछ रहम करे। आज मुझसे कह रही थी कि आप पापा से किसी तरह पेपर्स निकलवा लें आमना के केस के, इसलिए कि वो आमना को बचाकर आपको नीचा दिखाना चाहती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ उन दोनों को। आमना बचपन से एक ऐसी बच्ची थी जिससे कोई जरा सा भी मेहरबान होता था वो उसकी गुलाम बन जाती थी, और जाहिर है अम्मा उस पर बहुत मेहरबान होती थी। तो बस आमना के दिल में मेरे लिए जो नफरत है ना, उसकी अपनी नहीं है, वो नफरत अम्मा की पैदा की हुई है। आज तक अम्मा मुझे अपनी बेटी के रूप में कबूल नहीं कर सकी। अदील, माँ वो होती है जो अपने अंदर अपनी औलाद को बहुत मोहब्बत से सींचे है, जो वाकई खुद चाहती हो कि वो किसी बच्चे की माँ बनना चाहते हैं। मैं माँ, इसलिए मैं इस चीज को समझती। जिस औरत को किसी और की मोहब्बत, किसी और की चाहत और किसी और के बच्चे की माँ बनना पड़े ना, और वो शगुफ्ता अम्मा जैसी हो, जिसने आज तक मुझे बल्कि अपनी ही बेटी की औलाद को कभी अपनी बेटी का रूप नहीं दिया, वो कैसे किसी की माँ हो सकती? वो माँ नहीं हो सकती, नहीं हो सकती माँ। पता है आपको, बचपन से ही इसकी बेहयाई किस्सों में पर्दे डालती आ रही हूं मैं। भैले के हर लड़के ने जैसे हमारे घर का रास्ता ही नाप लिया हो। कभी कोई शरारत करके जाता था तो कभी कोई, कभी कोई पत्थर फेंकता था, कभी कोई खत फेंकता था, और कोई तो सीटियां बजा के घर से गुजर जाता था। मेरे घर के सामने वाले घर का एक लड़का, उसका तो एक इशारा ये था कि वो बैल बजा के हमारी जाता था, और फौरन अनिला बेगम छत पे, और वो भी छत पे, फिर सारी सारी रात पता नहीं क्या क्या बातें करते थे। एक दफा तो मैंने पकड़ के मारा भी बहुत। उसके बाद मैं बहुत बुरी हो गई।
और आपसे शादी करने के बाद मुझे लगता है कि अनिला को यही बात का खौफ था कि कहीं मैं आपको ये सारी बातें ना बता दूं और उसको ब्लैकमेल ना करूं। इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ गई। अफसोस है मुझे इस बात का कि तुम इतने सख्त हालात का अकेले मुकाबला करती आई हो अनिला, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं। शगुफ्ता आंटी को यह वहम हो गया है कि शायद मुझे तुम्हारा और इकरार का आपस में काम करना पसंद नहीं है, और ये भी कि अगर वो इकरार का नाम तुम्हारे इस नाम के साथ जोड़ेंगी तो मैं उनकी हिमायत में चला जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही कोई ऊट पटांग तरकीबें जोड़कर वो डैड को भी अपनी हिमायत में ले रही होंगी, और डैड आ भी जाएंगे उनकी बातों में, क्योंकि शगुफ्ता आंटी उनकी बीवी है। लेकिन मैं ये बात समझ चुका हूं कि मुझे तुम्हारा साथ देना है, मुझे अपनी बीवी की बातों में आना है। हाँ, मिस्टर और मिसेस अदील मिलकर अपनी खुशियों की जंग लड़ेंगे, और मैं ये भी जानता हूं कि ये जंग मिस्टर और मिसेस सरफराज के खिलाफ होगी। अपना हाथ दो। इस जंग में मैं तुम्हारे साथ हूं। चुप क्यों है फराजी? कुछ तो बोलें, चाहे झूठा दिलासा ही दे दे मुझे कि आप मेरी बच्ची आमना को बचा लेंगे, उसे छुड़ा लेंगे आप। शगुफ्ता, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर अंधा बिलीव नहीं करने वाला हूं, और ये तावीज़ वगैरह का नाम इस घर में आइंदा नहीं लेना। मैं सख्ती से मना कर रहा हूं तुमको। शादी से पहले जैसे तुम अनिला के साथ चल रही थी वैसे ही चलती रहो, जब तक मैं अपने तौर पर इस मामले को हल करने की कोशिश करता हूं। क्या कहा आपने? अपने तौर पे? तुम वकील से मिलना चाह रही थी ना, कल बुला लिया मैंने उसे। तसल्ली कर लेना तुम अपने तौर पर। बहुत शुक्रिया फराजी। अब देख अनिला, मैं तेरे लिए नया जाल कैसे तैयार करती हूँ। फवाद, इस सारे सिनेरियो में तुम्हारा किरदार बहुत अहम हो गया है। जी मुझे लग ही रहा था, मतलब मैं समझ रहा हूँ। अच्छा प्लीज संजीदगी से मेरी बात सुनने की कोशिश करो। जी जी फरमाइए, मैं सुन रहा हूँ। देखो, रुखसार के ऑफिस की सारी इंफॉर्मेशन सबसे पहले तुम्हें पता होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन जो रुखसार तक नहीं पहुंची होगी पहले तुम मुझे बताओगे, फिर मैं डिसाइड करूंगी कि रुखसार को बतानी है कि नहीं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? ओके, यानी आप रुखसार का ऑफिस खुद चलाना चाहती हैं, वो भी यहाँ अपने घर में बैठ के? एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक समझे हो तुम। ये मैं नहीं करूँगा। क्या? वंडरफुल मिस्टर फवाद। अगर चौधरी प्रोडक्शन में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलना हुआ ना किसी को, तो मैं वो आपको ही दिलवाऊंगा। राबे, तुम्हें याद है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये इज द नाइस गाय। दिल जीत लिया आपने। हर एक हमारी राबिया जी हैं, जिनके पास जब भी आओ एक नया सबक सीखने को मिलता है, जैसे कि अभी अभी मिला है।
तो इकरार की आवाज है, लेकिन इस टाइम वो यहाँ। इकरार, तुम जरा बैठ के बात करो, फिर मैं तुम्हें नए सबक का मतलब भी समझा दूंगी। अब अगर आप अपने मतलब का मतलब समझाएंगी तो हम आपके मतलब के पीछे लग के रह जाएंगे राबिया जी। इकरार, जब तक तुम समझोगे नहीं, हो सकता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तब तक मैं तुम्हें समझाती रहूंगी। अगर तुम मुझसे बात करने आए हो तो 2 मिनट वेट करो, पहले जो गेस्ट आए मैं उनसे बात कर लूं। और अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो हाँ, हम लड़ लेते हैं, बाद में मैं बात करूंगी। और अगर तुम रूबी से मिलने आए हो ना, तो वो रही रूबी, जाके मिल सकते हो। आई एम सॉरी रूबी। प्लीज रूबी, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो तुम ये काम नहीं करोगे? कभी नहीं। कोई और बात है हमारे पास करने के लिए? मैं तो हमेशा से ही आपकी बातें सुनता आया हूँ, ना कभी पहले मेरे पास कुछ था कहने के लिए और ना कभी आपने पूछा कि कुछ कहना चाहते हो। ठीक है, फिर तुम अब जा सकती। अगर आप ये पूछ रही थी कि मैं क्यों, मुझे कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ भी। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ रूबी। तब से मॉम ने आखिरी सांस ली है, मेरा उस घर में दम घुट रहा है। और तब से सिर्फ एक ही नाम मेरे सांसों को सहारा दे रहा है कि बस रूबी है। ये रूबी तो है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मेरे पास है, मेरे साथ है, जो सारी जिंदगी मुझे सहारा देगी। तुम भी अपना दरवाजा मुझ पर बंद कर लोगी तो मेरा दम घुट जाएगा रूबी। रूबी प्लीज दरवाजा खोलो प्लीज। खुले हुए दरवाजे को बंद करने से कहानी नहीं बदल जाती प्रोड्यूसर साहब। और ये दरवाजा तुम्हारे लिए कभी बंद नहीं था, ना कभी होगा। ठीक है मिस राबिया, मैं चलता हूँ। फिर दोबारा कभी आपसे मिलना हो या ना हो, लेकिन आखिरी दफा आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जब पहली बार आपको देखा था तो आपके चेहरे पर एक मोहब्बत थी, उन्स था, मासूमियत थी, फिक्र थी और परवाह थी रूबी के लिए। और ये सारा तासुर मिलके आपके चेहरे को बहुत बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखा रहा था। एक ऐसा चेहरा दिखा रहा था कि जिसके चेहरे में ना कदूरत हो, ना एरोगेंस हो,
ना कोई गुरूर व तकब्बुर हो, और ना ही किसी तरह की कोई नफरत हो। लेकिन आज मैंने आप में वो सब कुछ देखा है। मुझे लगता था कि आप जानती हैं कि मैं आपसे क्या चाहता हूं, लेकिन अब लगता है कि आपने मुझे बहुत गलत समझा है। अगर तुम यही बात सीधे सीधे अल्फाजों में कहने की गलती कर देते तो अच्छा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि तुम अब जा सकते हो। मेरा और मॉम का रिश्ता बहुत अजीब था रूबी। दोनों एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत करते थे, लेकिन एक दूसरे से दूर रहना ही हमारे मुकद्दर में था। मुझे लगता था कि मेरी माँ दूसरों की माँ जैसी नहीं है, लेकिन वो वैसे ही थी जैसे सबकी माँ होती है। और ये बात मुझे उनके आखिरी वक्त पे पता चली। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि काश मैं मॉम की मर्जी के खिलाफ जाके तुमसे शादी ना करता। काश मैं मॉम को इतना बड़ा दुख ना देता। मैं बस इतना चाहता था कि तुम्हें खोना ना पड़े और मॉम भी मुझसे मान जाए। मॉम ने रुखसार से शादी की शर्त रख दी। मैं क्या करता? 49% शेयर्स बिजनेस के रुखसार को दे दिए। मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब मेरी बीवी नहीं है, वो मेरे पांव की जंजीर बन चुकी है। और शायद मुझे रुखसार के साथ लड़ना पड़े सारी जिंदगी, लेकिन ये मैं अकेले नहीं कर सकूंगा रूबी। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए रूबी। मुझे उस घर में वहशत हो रही है तुम्हारे बगैर। प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। लड़ूंगी तुम्हारे साथ, लड़ूंगी रुखसार से तुम्हारे लिए, तोड़ूंगी तुम्हारे पाँव की ये जंजीर। बीवी जी, बाहर कोई वकील साहब आए हैं। वकील साहब? पता नहीं, बड़ी बेगम साहबा से मिलना है शायद। तो अच्छा, और मुझसे पहले तुम अपनी सही मालकिन को बता रहे हो? जब वकील मुझसे मिल रहा है तो मुझे बताओगे ना? सॉरी बेगम साहबा, गलती हो गई। एक मिनट, ये कहो ना कि यकीनन इसने तुमसे कहा होगा कि सबसे पहले कोई भी आए मुझसे मिलने उसको बताना। चांदी, तुम जाओ यहाँ से अपना। हाँ चांदी, तुम जाओ, निकलो यहाँ से। कहीं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना निकल जाए, क्या नीला बीबी के राज खुल जाए। आप इतने ही घटिया लेवल पर जाके सोच सकते हैं, आपसे यही उम्मीद है मुझे। और तुम्हें ना, मैं सच में इस घर से निकलवा के दम लूंगी। सारी खबरें लाके मेरे हिस्से पे क्यों देनी होती तुम्हें? जाओ अब यहाँ से। तुम्हें बड़ी बेगम साहिबा का नहीं पता, कोई बहुत बड़ा इल्जाम लगवा के तुम इस घर से निकाल देंगे। ये पहले भी ऐसा कर चुकी हैं। वाह भाई, बड़ी जुबान चलने लगी है तुम्हारी, वो भी मेरे सामने। आपसे तो सारी जिंदगी कभी सामना ना हो, ऐसा ही सोचते मैं भी। चांदी के हाथ भिजवाती हूँ तुम्हें फाइल, और दे दो अपने वकील को। छुड़वा के लाओ मेरी आमना को। आमना को आने दो, फिर करती हूँ तुम्हारा सामना। वालेकुम अस्सलाम। तो आप हैं वकील? जी नहीं, मैं वकील साहब का असिस्टेंट हूँ। अच्छा, लग तो नहीं रहा। ये फाइल देने आया था आपको। वकील साहब ने ये कहा है कि ये फाइल आपने स्टडी के लिए मंगवाई, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये फाइल आप वापस कर दीजिएगा कल तक। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऑफिस से कोई फाइल चोरी करानी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? दफ्तर के किसी ऐसे बंदे को हाथ में रखना चाहिए
ये फाइल निकाल के ला सकता हूँ। अच्छा, वैसे अगर ऐसा बंदा मिल जाए तो कितने पैसे में काम हो सकता है? आप यही कोई 2-3 हज़ार शायद। बस 2-3 हज़ार? जी बिल्कुल, ऐसे महकमों में ये काम आम होता है, इधर के कागजात उधर, उधर की फाइल इधर करने में। अच्छा, तो क्या तुम भी करते हो ऐसे काम? जी, आपको किसी की फाइल गायब करवानी? कितने पैसे लोगे अपने बॉस के ऑफिस से फाइल गोल करने के? जी नहीं मैडम, नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अरे फिक्र मत करो, तुम्हारी नौकरी खतरे में नहीं पड़ने दूंगी मैं। पैसे बताओ। 10,000। बस मैं तुम्हें 20,000 दूंगी, 10 काम होने से पहले और 10 काम होने के बाद। अब कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं कह दूंगी मुझे फाइल नहीं मिली और तुम कह देना कि मैं पहुँचाना भूल गया था। ये फाइल कैसे गायब हुई बताने की ज़रूरत ही नहीं है, नहीं पता चलेगा। समझ आ गई मेरी बात? जी मैडम। बस ये बात याद रखना कि तुम कभी मुझसे मिले ही नहीं। जी मैडम, बिल्कुल समझ गया। अब जाओ।